गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। आने दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। कल जो एक क्वेश्चन में हम लोगों को लगा था गलती है, वो क्वेश्चन में नहीं थी, मेरे पढ़ने में गलती थी, उस वजह से वो क्वेश्चन नहीं हुआ। आज पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो गुड कल इवनिंग सर। क्वेश्चन था, एक प्रिज्म है जिसका एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, उस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो प्रिज्म एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ था उस क्वेश्चन में। स्टैचू ऑफ फिजिक्स। हाँ, मेरे को लगा कि सिर्फ मेरे में ही है। नहीं, वह सबके में है। कहाँ चले गए सर? अटक गया है भाई। सर का वीडियो अटक गया भाई। मेरे को लगा मेरे में बस अटका है करके आज। सर लेफ्ट। गायब भी हो गए। हाँ, ये कौन था? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। उसने कहा था जो निर्गत प्रकाश है वो आपतित प्रकाश से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ई नहीं होता, ये डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा होता है। देखो डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आपको। ये तो आपतित प्रकाश होता है, ऐसे जाता है ना, फिर ऐसे जाता है, फिर ये इधर निकल जाता है, ये निर्गत प्रकाश है। तो बेटा इमर्जेंट लाइट इंसिडेंट लाइट से जो एंगल बनाएगी ये डेल्टा होगा। ये उसने 30 डिग्री दिया है हमें क्वेश्चन में, इसको गलती से मैं ई लिख दिया था कल। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें ए दिया है 30 डिग्री, आई दिया है 60 डिग्री, डेल्टा दिया है 30 डिग्री, और हमसे क्या पूछा था? म्यू। अब आप इसे दोबारा कोशिश करो आज। चलो अब दोबारा से कोशिश करो आप लोग।
आंसर तो हमें पता ही है कल √3। तो बच्चों ऐसे निकालेंगे। याद है आपको डेल्टा का इक्वेशन होता था I + E - A। जवाब नहीं दिया आप लोगों ने? सर हाँ यस सर। यस सर। ये मैंने शुरू में लिखाया था। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा 30 है, यहाँ 30 लिख दो, I 60 है और A 30 है। बच्चों इसे सॉल्व करने पर E 0 आ रहा है। 0 का मतलब है लाइट दूसरे सरफेस के परपेंडिकुलर निकल जाएगी। देखो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे गई, ठीक है। लाइट ऐसे गई, फिर ऐसे निकल गई। बच्चों E 0 होने का मतलब क्या है? दूसरा जो लाइट है दूसरे सरफेस से वो परपेंडिकुलर निकल गई, उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 है, निर्गत कोण। तो बच्चों ये 90 डिग्री आ गया। देखते रहिए, अब ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। ये हमें कितना दिया है? 130 दिया है, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 होगा। और बच्चों अगर ये 60 है तो ये वापस 30 हो जाएगा। तो हमारा R1 आ गया 30 और I हमें पहले से पता है 60 डिग्री है। म्यू होता है sin I / sin R1। तो ये आएगा sin 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री और ये सॉल्व करने पर आएगा √3। तो बच्चों अपना ये क्वेश्चन था। तो कल क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती हुई, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए। चलो अब हम आगे चलते हैं और हम लोग डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, लाइट का विक्षेपण। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, अपवर्तनांक, वो लैम्बडा पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। तो जब लाइट, व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म में जाता है तो बेटा अलग अलग कलर का म्यू अलग अलग होने की वजह से सारे कलर विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और ये सारे कलर जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे फैल जाते हैं। तो जितने कोण में वो फैलते हैं वो कहलाता है कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा। ये सब कल लिखा चुका हूं, आज रिपीट कर रहा हूं एक तरह से। तो बच्चों थीटा हमारा आया डेल्टा V - डेल्टा R। ये हमारा थीटा आया था डेल्टा V - डेल्टा R। फिर हमने डिस्पर्सिव पावर को डिस्कस किया था, विक्षेपण क्षमता। ये था एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन। माध्य विचलन हम येलो कलर के लिए लेते हैं। तो बेटा ये आ गया डेल्टा V - डेल्टा R अपॉन डेल्टा। फिर बेटा इसको सॉल्व करने पर आया था म्यू V - म्यू R डिवाइडेड बाय म्यू -1। ये लास्ट फार्मूला था। और मैंने आपसे कहा था कभी कभी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं देता, तो हमें क्या करना है, हमें वॉयलेट का और रेड का म्यू देगा, उनका औसत निकाल लेंगे तो वो नीचे वाले म्यू की जगह काम में ले लेंगे। बस यहां तक कल हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें है ना म्यू में बहुत ही कम अंतर होता है, ध्यान रखना। वो आपको क्वेश्चन में हम दिखा देंगे। तो एक बार इसको दोबारा से पढ़ लो, आप रिपीट कर लो।
बच्चों इसमें है ना क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड बनते हैं। आपको कहेगा किसी प्रिज्म के लिए वॉयलेट का म्यू दे देगा, किसा वॉयलेट का म्यू है 1.50024 ऐसे मान लो दे दिया। फिर कहेगा लाल रंग के लिए, रेड कलर के लिए है 1.50018। इतना सा अंतर होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना होता है इनमें। और आपसे कहेगा भाई इसकी डिस्पर्सिव पावर बताओ, प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता बताइए। इसलिए बच्चों इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है। ये वैल्यू आप फार्मूले में रखकर और मुझे बताओ डिस्पर्सिव पावर विक्षेपण क्षमता कितना आ रहा है। नहीं बताया अभी तक? पहले म्यू निकालना पड़ेगा। ये म्यू इससे निकालो, मैंने आपको म्यू भी दिया है, म्यू आर दिया है। इससे पहले म्यू निकालो, फिर म्यू को यहां रखो, तीनों को यहां रखो, फिर ओमेगा आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। बच्चों पहले म्यू निकाल लेते हैं, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? 1.500। अरे सो गए क्या? सर 2.25 आएगा। 21। हाँ अरे 21 सर। बाहर दोगे तो 21 आएगा ना। हाँ यस सर। ओमेगा निकाल लो, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। बेटा इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा? 0.0006। 24 में से 18 घटाओगे 06 बचेगा। 2 जीरो पहले से थी, 3 जीरो हो गई। सर आई थिंक एक और जीरो आएगा। बेटा एक और जीरो आएगा। नहीं, अच्छा एक मिनट। हाँ 1 2 3 4, हाँ एक और आएगा। थैंक यू, सही है वो मैं। और नीचे आएगा म्यू माइनस 1, तो 1 करोगे तो 0.50021। सही लिखा? हाँ यस सर। यस सर। बच्चों डिस्पर्सिव पावर बहुत कम आएगी। अब नीचे तो केवल है ना, इसको 0.5 मान लो, इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। तो नीचे तो आप केवल 0.5 भी ले लोगे तो चलेगा, ऊपर इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.5 मतलब 1/2, तो लगभग आंसर आएगा 0.00012। ये आंसर आएगा लगभग 1.2 into 10 to the power -4। और अगर इसको कंसीडर भी करोगे तो आंसर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा आपका। ऐसे कैलकुलेट कर लो, घबराया मत करो। बहुत ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्टिव पेपर में। ये देखो बच्चों ने कहां क्या लिखा है? भावना 0.000। हाँ तुम्हारा सही है ना, सही है बेटा। 1 जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा भावना आपका, देखो। और ये आकांक्षा ने कैलकुलेटर गलती से टाइप हो गया है, आंसर सही आया है बेटा, गलती से टाइप हो गया सर, आंसर सही आया है। और ये एक बच्चे ने, क्या नाम है, इसने बड़ा खतरनाक आंसर दिया है 0.0001199496211। तो ये तो कैलकुलेटर सही नहीं कर सकता सर ये मोबाइल नंबर है किसी का लग रहा है। हो नहीं सकती है। ठीक है चलो बच्चा,
तो यहीं पर छोड़ते हैं और इसमें और कुछ पढ़ने का नहीं है बच्चों। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप इंतजार भी कर रहे हैं, गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस लिखो। मतलब धीरे धीरे हम लेंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ इसमें पूछना है क्या, मिटा दो? सर जेई में क्वेश्चन आएगा कि नहीं? इस पर आज तक नहीं आया। इस पर क्या है, ये आगे नहीं बता। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डेविएशन जो पढ़ा था ना हमने प्रिज्म में, जो पहला वाला टॉपिक पढ़ा था प्रकाश का विचलन, वो इंपॉर्टेंट है, विक्षेपण इतना नहीं होता। यस सर, ठीक है। तो बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना नेक्स्ट, गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन from curved surface। बच्चों मान लो ये कोई गोलीय सतह है जो हमारे दो अलग अलग माध्यम को, दो डिफरेंट मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, पृथक कर रहा है। ये कोई स्फेरिकल सरफेस है बेटा, गोलीय सतह, और यहां पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अपवर्तनांक μ है। यहां दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक μ2 है बेटा, है ना बच्चों? मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है O, कोई वस्तु रखी है, यहां से लाइट निकली और बच्चों ये नॉर्मल बना रहा हूं, और नॉर्मल जहां पर कट करेगा वो C होता है, ध्यान रखना। ये तो हम जानते हैं गोलीय सतह में जो नॉर्मल होता है अभिलंब, वो हमेशा सेंटर से पास होता है, केंद्र से जाता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र। तो बच्चों लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ये कैसे पता लगेगा? सर वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? नहीं, वो μ1 और μ2 पर डिपेंड करेगा बेटा। μ2 μ1 से बड़ा है या μ1 μ2 से बड़ा है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर μ2 बड़ा हुआ, यानी कि अगर ये डेंसर हुआ, तो लाइट नॉर्मल के पास आ जाएगी। सुनना बेटा ढंग से, अच्छी चीज है। और अगर उल्टा हुआ, μ2 छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, इसका मतलब ये विरल माध्यम है, ये रेयर है, तो लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी, उधर ऊपर चली जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी लिख देता हूं, बाद में जब वैल्यू आएगी उसके हिसाब से करेंगे। तो मान लो ये लाइट इधर आ गई, तो बच्चों ये लाइट जहां प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगी वो बन जाएगा इमेज आई। एक बार दोबारा बता देता हूं, पहले ये डायग्राम इधर से मिटा दूं, परेशान कर रहा। बच्चों अभी मैंने ये मान लिया μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है, यानी कि दूसरा वाला मीडियम जो है ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, इसलिए लाइट नॉर्मल के पास आ गई और इधर आकर कट करी, तो ये इमेज बन गया। अब बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, डायग्राम तो मैंने आपको ऐसे ही बना दिया ताकि पिक्चर बन जाए हमारे दिमाग में। बच्चों इसका एक फार्मूला होता है V निकालने का, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। गोलीय सतह से जब अपवर्तन होता है तो इमेज कहां बनेगी, वो इससे निकलेगा। U हमें पता होगा, R हमें पता होगा, μ1 और μ2 हमें पता होगा, हम V निकाल लेंगे। कॉपी करो इसे।
ओके बेटा बच्चों, इसमें साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। आपको याद है मैंने मिरर में आपको क्या बताया था, दर्पण में साइन कन्वेंशन, आपतित प्रकाश की जो दिशा होती है वो धनात्मक लेते हैं, इंसिडेंट लाइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आपतित प्रकाश इधर जा रहा है तो इसमें ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस सारे यहां से लेना है पोल से, तो ये वाला डायरेक्शन प्लस आएगा और इधर वाला डायरेक्शन माइनस आएगा। इसका मतलब इस डायग्राम में u नेगेटिव हो गया बेटा, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, ये u नेगेटिव आएगा और v प्लस आएगा, v यहां से यहां तक होगा बेटा, ये इमेज जहां इमेज बना है वो v होता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से u प्लस आएगा, सॉरी उल्टा बोल गया, u माइनस आएगा क्योंकि इधर है, v प्लस आएगा इधर है। r क्या होता है, r रेडियस ऑफ कर इस डायग्राम के हिसाब से r प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, इस डायग्राम से प्लस तो सेंटर इधर है इसलिए हमारा r प्लस आएगा। बस मजा आ गया, आपको ये समझ में आ गया तो मजा आ गया। मैं बता रहा हूं आगे कोई गलती नहीं होगी, फिर ये साइन ढंग से समझ लो, बस प्लस माइनस यही गलती कर देता है बच्चा। अब आपको एक क्वेश्चन देकर समझाता हूं कि ये फार्मूला हमें काम में लेना कैसे है। बच्चों ये एक कांच का गोला है, स्फीयर है, पूरा ग्लास स्फीयर है। ये इसका कोई एक्सिस है। बच्चों ये ग्लास का स्फीयर है, इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस जो है, आप आराम से धीरे धीरे समझो, मजा आएगा इसमें, वो 20 है। और बच्चों इसका म्यू दे रखा है आपको 3/2 यानी कि 1.5। कांच का म्यू दे रखा है, ग्लास का म्यू दे दिया, ग्लास का स्फीयर का रेडियस दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ढंग से सुनना, बच्चों यहाँ ये इसका सेंटर है C, ये सेंटर है। और पता है एक यहाँ पर है ना कुछ ये, अच्छा एक मिनट रेडियस स्कैन कर रहा हूं बेटा, 20 ज्यादा हो गया, ये 10 सेंटीमीटर कर लो। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बच्चों ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है वो ग्लास के अंदर है, स्फीयर के अंदर है, सेंटर से 4। और बच्चों हम इसको इधर से देख रहे हैं, आप है ना यहां से देख रहे हो, ये आपकी आई है, तो आपको इसका प्रतिबिंब इमेज कहां दिखाई देगी ये बताना है। अभी मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग सीखोगे। पहले क्वेश्चन सुन लो। हमारे पास 10 सेंटीमीटर रेडियस का ग्लास स्फीयर है, कांच का गोला, उसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है। हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा वो बताना है। सुनिए, म्यू दे रखा है बेटा, म्यू। मैं सॉल्व करना शुरू करूं या आप पहले से लिखेंगे बाद में सुनेंगे मेरी? बोलो। पहले सुनेंगे। नहीं, अगर इसे कॉपी करना है तो कर लो फटाफट। R 10 सेंटीमीटर था, वो मिटाया है मैंने, मुझे जगह चाहिए। बच्चों फार्मूला लगाते हैं, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। बच्चों लाइट कहां से कहां जा रही है? हवा से कांच में या कांच से हवा में? एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से एयर में आ रही है, बताना।
एयर से ग्लास एयर से ग्लास में। एयर से ग्लास आकाश। बच्चों हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमारे आंखों से प्रकाश निकलता है या वस्तु से निकलकर आंखों में आता है? वस्तु से आता हवा से ग्लास टू एयर होगा। हाँ, एक मिनट, आपने क्या बोला? हवा से कांच में जा रही है, मतलब हमारी आंखों से प्रकाश निकल रहा है और वो ऑब्जेक्ट में जा रहा है। वो राक्षस होते हैं ना, जो आंखों से चिंगारियां निकलते हैं, वो है हमें ना। लेजर लाइट वाला। नहीं शक्तिमान जैसे भेजता है ना वैसे। बेटा लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो लाइट यहाँ से निकलकर हमारी आंखों में जाएगी, तब वस्तु दिखाई देगी। तो लाइट कहाँ से कहाँ गई? ग्लास टू एयर कांच से हवा में। आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है मुझे। इसका मतलब ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो म्यू1 कितना हुआ? 3/2 और म्यू2 1 हुआ। देखो म्यू1 म्यू2 की वैल्यू डिसाइड हो गई। अब बारी आती है यू। बेटा हमारा रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, तो डिस्टेंस यहां से लेंगे, ये पोल बनेगा, पोल ध्रुव। और अगर यहां से अपवर्तन होता तो ये ध्रुव बनता, याद रखना, ये पोल बनता। अभी पोल ये है और ऑब्जेक्ट पोल से डिस्टेंस होता है। बेटा ओ का पी से डिस्टेंस बताना कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तेज बोलो, तेज। 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा u आएगा -6। बताओ मैंने माइनस क्यों लिया? सर पोल से डिस्टेंस लिए, इधर से माइनस होगा, प्रकाश आग की तरफ जा रही है तो। हाँ बेटा लाइट इधर जा रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन प्लस होगा और इधर वाली डायरेक्शन माइनस होगा, नेगेटिव। तो P से O इधर जा रहे हैं और लाइट इधर जा रही है, इसलिए नेगेटिव आया है। समझ गए? और V अपन को, और अच्छा R क्या होगा? R मैंने 10 दिया था, +10 आएगा -10 आएगा? -10 आएगा। -10। माइनस आएगा क्योंकि सेंटर इधर है और इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, -10 आएगा। बच्चों एक बार ये चारों वैल्यू इसमें रखकर V निकाल कर दो ना मुझे, कैलकुलेशन तो कर दो यार, कैलकुलेशन कर दो, बताओ V कितना आएगा? म्यू2 यानी कि 1/v माइनस म्यू1 यानी कि 3/2/u -6 बराबर म्यू2 माइनस म्यू1, 1 माइनस 3/2 और r कितना है -10। तो 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आएगा 1/4। 2 × 6 12, 12 से ये 3 कटेगा, 1/4। बेटा ऊपर आएगा -1/2, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1/20। -11 आ रहा है क्या? फोर को उधर ले जाओ, 1/v = 1/20 - 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 20। ये आएगा 1 - 5 -4, 1/5 बचेगा, तो v आएगा -5। तो फाइनली हमारा v कितना आएगा? -5 सेंटीमीटर। v हमारा बेटा -5 आएगा, ठीक है, ये आंसर है। हाँ तो बाद में लोगों ने सही दिया, बहुत लेट देते हो जब हम बता देते हैं।
पहले नहीं बताते, सर बता देते हैं तब बताते हो। बच्चों -5 का मतलब भी समझाओ मुझे, क्या है? V स्फीयर के अंदर ही होगा। एग्जैक्टली माइनस V अगर -5 है बेटा, माइनस इधर आएगा, ये 6 था, ये 6 था ना, तो इमेज यहां बनेगा यहां, और ये 5 होगा, ये इमेज बनेगा, और ये डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो इमेज दिखाई देगा, वो गोले के अंदर ही दिखाई देगा, इस वाली सतह से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये आंसर है। बच्चों अब आप बताओ, अगर मैं इधर से देखने की जगह उधर से देखता तो हमें इमेज कहां दिखाई देता? दोबारा करो इसको, ऑब्जेक्ट वही है, मैं डायग्राम दूसरा बना देता हूं, इधर बना देता हूं। ये हमारा गोला है, ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है बेटा। ऑब्जेक्ट यहां था, ये डिस्टेंस हमारा 4 था और रेडियस 10 था, म्यू 3/2 था। इस बार आप इधर से देख रहे हो, तो बताइए आपको अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल इमेज कहां दिखाई देगी? बताओ बेटा, इमेज कहां बनेगी? बताओ बेटा, बताओ। -17.5, वेरी गुड, आंसर सही है बेटा। जतिंदर सही आंसर है, टिल्लू सही आंसर है, बाकी कहां गए? इनसाइड द स्फीयर सही है बेटा। देखो बच्चों, लाइट इस बार भी ऑब्जेक्ट से निकलकर आंखों में जाएगी, तो हमारा म्यू1 3/2 होगा
और हवा में जा रही है v2 1 होगा r। बच्चों इस बार लाइन इधर जा रही है, इधर, तो ये और इधर वाली डायरेक्शन माइनस हो गई, तो हमारा r भी नेगेटिव आएगा, u भी नेगेटिव आएगा, तो r आएगा -10 और u आएगा -14। ये 14 समझ में आया? 14 कैसे आया? यस सर। इस बार पोल इधर है, तो बच्चों यहां से डिस्टेंस लेना है, ये 10 + 4, 10 तो रेडियस है, 4 14 आएगा और उधर की तरफ नेगेटिव आएगा। ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में रख दो बेटा। तो ये आएगा μ2/v माइनस μ1/u, u कितना है -14, μ2 माइनस μ1 1 माइनस 3/2 -10 1/v प्लस ये कितना होगा सर 3/28। 3/28 और ये 1/20 होगा पहले की तरह। 1/20 माइनस 3/28, बताओ लघुत्तम कितना आएगा? 140। हाँ, 7 - 5 और 5 दिया 15, तो बच्चों v आ गया 140 अपॉन -8। ठीक है, तो -17.5 आ जाएगा जो आपने बताया। बच्चों यहां से 17.5 इधर, माइनस मतलब इधर, तो ये तो 14 है, इससे भी पीछे इमेज यहां बनेगी बेटा, यहां, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये 17.5 आएगा, ये आंसर है हमारा। बच्चों कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। गुणा भाग में गलती करोगे, जोड़ बाकी में गलती करोगे, तो बच्चों मेरी तरफ से सहायता थोड़ी ना हो सकती है। मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, फिर आपको शानदार समझा देंगे, लेकिन जोड़ बाकी गुणा भाग वो आप ही को करना है। अब पूछिए इसमें क्या पूछना है? सर साइड प्लीज। अभी होता हूं, रुक, पहले देखने दे किस किसने जवाब दिया। बाद में तो बहुत लोगों ने दिया, आहुति, आकाश, भाव्या, नम्रता, जयपाल, धर्मेंद्र, प्रांजल, मानसी। चलो अच्छी बात है बेटा, आना चाहिए, हाँ चाहे थोड़ा देर से आ जाए, आना चाहिए। बच्चों इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस। लिखो थिन लेंस, थिन पतला, पतला लेंस। लेंस की हिंदी क्या होती है? लेंस ही बोलते हैं सर। लेंस ही होगा सर। बहुत सारी जगह हिंदी नहीं होती है ना, लेंस ही बोलते हैं। थिन लेंस। बच्चों एक ऐसा माध्यम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जिसके दोनों सतह या एक सतह कम से कम गोलीय है, स्फेरिकल है, दूसरी सतह स्फेरिकल भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। अभी आपको बताऊंगा बहुत सारे हैं। बच्चों अगर दोनों सतह स्फेरिकल है और बाहर निकली हुई है, यानी कि ये बल्ज है बाहर की तरफ, तो ये क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। क्या कहलाता है बेटा? उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में लग रहे हो क्या? पूरा नहीं हुआ क्या बेटा? अभी हो गया सर, हो गया सर। कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इधर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अगर R1 और R2
कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब क्या बोलेंगे बेटा? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? समोत्तल लेंस। मतलब इक्वी का मतलब बराबर, इक्वल। हिंदी में क्या होता है? समतल उत्तल लेंस। वो नहीं, वो अलग है, वो अलग है। एक होता है बाई कॉन्वेक्स, द्वि उत्तल, पता नहीं। बच्चों समझ जाओ, हर चीज की हिंदी नहीं होती। समोत्तल लेंस सर। नहीं, समतलोत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स होता है। समतलोत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स होता है जिसकी एक सरफेस प्लेन होती है बेटा, वो बताऊंगा अभी। इक्वी मतलब बराबर। उभयोत्तल होता है क्या सर? उभयोत्तल। उभय उत्तल। क्या? उभयोत्तल। बच्चों आपको आता है तो आप देखकर डिक्शनरी में से या कहीं से लिखे ना। अभी आप इक्वी लिख लो, EQUI। इक्वी मतलब बराबर, इक्वल। सर गूगल से निकाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ती बेटा, मैंने एक दिन कुछ समझाया था, आपको याद है? Yes. हाँ आपको एक दिन मैंने कुछ समझाया था लेकिन वो समझ में नहीं आई। कोई का मतलब समझ में आना चाहिए। हम लोग निबंध प्रतियोगिता में नहीं जा रहे कि हमें हिंदी करनी है, मतलब समझ में आना चाहिए। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिलता है, नीट में भी और हमारे यहाँ भी। यहाँ पर आपको फिजिक्स में नहीं मिलता, वो भी कोशिश करेंगे डलवा दें, ठीक है? तो बच्चों अब इक्वी मतलब बराबर, R1 और R2 बराबर है। लेकिन बच्चों अगर दोनों सरफेस अंदर की तरफ घुसी हुई हो उस तरह से, तो ये क्या है? ये है कॉनकेव लेंस। अरे माइक बंद करो इंद्रजीत, माइक बंद कर। बच्चों अगर दोनों सतह बाहर निकली हुई है कॉन्वेक्स होता है, दोनों सरफेस अंदर घुसी हुई है कॉनकेव होता है। कॉनकेव यानी कि अवतल। ये उत्तल, वो अवतल। और यहां पर भी अगर दोनों का रेडियस बराबर कर दूं तो इसका नाम हो जाएगा इक्वी कॉनकेव। इक्वी मतलब बराबर। अब आ जाओ नेक्स्ट। बच्चों अगर एक सरफेस इसका प्लेन कर दूं ऐसे, बच्चों प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? ये जीरो। अनंत। अनंत होता है, इनफाइनाइट। हाँ, तो दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस है बेटा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट आएगा। इसका नाम क्या होता है? समोत्तल। समतलोत्तल। क्या होता है बेटा? समतलोत्तल। समोत्तल बोल दो या समतलोत्तल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी कि एक तरफ से प्लेन है, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है। R1 होगा, R2 इनफाइनाइट होगा। समतलोत्तल और दूसरा होगा समतलोत्तल। कुछ ज्यादा हिंदी हो रही है भैया यहाँ पर ऐसे, जबकि एग्जाम में इन शब्दों का कोई मीनिंग ही नहीं होता बेटा, मतलब समझ में आना चाहिए। ये हो गया प्लेनो कॉनकेव, समतल अवतल, जो भी कह लो। बच्चों इसमें भी R2 इनफाइनाइट होगा, R2 इनफाइनाइट होगा बेटा। बच्चों एक चीज और बतानी है, अगर लाइट इधर से आ रही है तो इसमें R1 प्लस आएगा और R2 माइनस आएगा। बताओ क्यों? सर लाइट R1 से R2 में जा रही है तो। अबे ये क्या जवाब दिया है घटिया जवाब, गलत जवाब। बच्चों R1 प्लस आएगा, R2 माइनस आएगा, फिर से बताओ क्यों, और कोई दिमाग लगाओ।
सर इधर से देखेंगे तो ये उत्तल होगा और अंदर वाला है वो अवतल होगा, शायद, नहीं पता। अरे यार, इसका सेंटर इधर होगा और ये वाली डायरेक्शन प्लस है, और इसका सेंटर इधर होगा और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो सीधा सीधा सी ढूंढा करो ना, सेंटर का है। बच्चों सेंटर देखो, सेंटर फिर से बोल रहा हूं, इस वाले सरफेस का सेंटर इधर आएगा ना, और ये वाली डायरेक्शन प्लस है, और इस वाले सरफेस का सेंटर इधर आएगा और ये वाली डायरेक्शन माइनस है। इसलिए ध्यान रखना, लिख भी लो, लिखना है तो R1 प्लस होगा, R2 माइनस होगा। उसमें बताओ, इसमें ये भाग जाते हैं, पता नहीं कहां भाग जाते हैं। माइनस है, R2 प्लस है। हाँ, R1 का सेंटर इधर है, R1 माइनस है, ये नेगेटिव है, और R2 प्लस है, ठीक है। यहाँ R1 प्लस था और R2 माइनस था, और अब इधर आ जाओ, इसमें लाइट तो बेटा इधर ही लेनी है आपको, लाइट की डायरेक्शन तो यही लेनी है। इसमें R1 प्लस होगा तो ये R1, इसका सेंटर इधर है, तो इसमें R1 प्लस है, और बेटा R2 तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में कोई डायरेक्शन नहीं देते, और इसमें R1 नेगेटिव है, इधर है। बच्चों और भी होते हैं, जैसे ये चांद के दर्शन कर लो, चंदा मामा, क्या नाम दे इसको? कॉनकेव, कॉनकेव। उत्तल। सर बाई कॉनकेव। नहीं, अरे बाइक के वो था, ये है सर कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, इसने सही बोला, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हिंदी में बताओ कौन बता रहा है? उत्तल। इसको बोलेंगे अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे बेटा? उत्तल। अवतलोत्तल खतरनाक है हिंदी में भैया, मत लिखवा मुझसे, तो लिखा भी नहीं जाएगा। अवतलोत्तल, ठीक है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसमें R1 और R2 दोनों प्लस है बेटा, इसमें R1 भी प्लस है और R2 भी प्लस है, क्योंकि इसका भी सेंटर उधर आएगा और इसका भी सेंटर उधर आएगा। बस नामकरण संस्कार समाप्त होता है। अब हम थोड़े कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गया भैया बहुत सारा। सबसे पहले लिखो लेंस मेकर फार्मूला। सर कॉन्वेक्सो कॉनकेव करके कुछ नहीं होगा क्या? उल्टा कर दे, उसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे बेटा। ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। उत्तलोत्तल, क्या बोलेंगे? उत्तलोत्तल, उत्तलो अवतल। हाँ, लिखो बेटा लेंस मेकर फार्मूला, इसको मिटाऊंगा अभी। लेंस मेकर फॉर्मूला, किसी को आता है? कभी देखा हो तो बताओ। हाँ सर, बोर्ड एग्जाम में आया था 6 नंबर में। अच्छा, इतना याद है तो चल बोल दे फिर क्या होता है। जय श्री राम बोल। सर 1/v minus 1/u is equal to mu minus 1/r। गड़बड़ हो गई? सर मैं बोलूं क्या? तो सबका अधिकार है, ऐसे क्या पूछना, बोलो।
1 upon v minus 1 upon u equals to mu2 minus mu2 upon mu1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. इतना सारा क्या बोल दिया बेटा, धीरे धीरे करके आराम से बोलो बेटा। लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है, देखो 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. बेटा वो लेंस फार्मूला होता है सर वो लेंस फार्मूला है। अभी हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ रहे हैं सर हाँ बेटा, Sir, 1 upon f equals to 1 mu2 minus 1 upon r1 minus 1 upon म्यू r2. माइनस 1 होगा. 1 upon v is equal to mu minus 1 1 upon r minus 1 upon r2. सर आप लिख दो. हो गया. ये होता है बेटा। सर मैंने यही तो बोला था सर। मैंने गलत कहा बोला, बाद में तुमने इतना कचरी बाजार बना दिया, मिक्स कर दिया, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। नहीं सर मैंने यही बोला था। चलो बेटा, जिसने बोला बिल्कुल अच्छा है, गुड, अच्छी बात है। 1 upon f is equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। बच्चों ये तब काम में लेना है जब लेंस हवा में रखा है, ध्यान रखना। ये फार्मूला तब आएगा जब लेंस एयर में है, हवा में रखा है। अगर लेंस को पानी में ले जाओगे तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, वो मैं अब धीरे धीरे बताऊंगा, एकदम से नहीं बताऊंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास है उत्तल लेंस, इसका R1 है 10 सेंटीमीटर, R2 है 20 सेंटीमीटर और बच्चों इसका म्यू है 3/2। तो अगर हमसे इसकी फोकल लेंथ निकलवाए, एक हमें उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस दे दिया बेटा, जिसका R1 पता है, R2 पता है, म्यू पता है, और हमसे कहे इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकस दूरी बताइए, तो उससे निकलेगी। ठीक है, तो एक बार आप बता दो इस फार्मूले में वेक्टर क्या आ रहा है। चलो रखो फार्मूले में। अभी लेंस की वर्किंग नहीं बताई, वर्किंग तो बताऊंगा बेटा। अभी लेंस कैसे काम करता है बताऊंगा। हाँ, आहुति ने पूरा लिख दिया था, सही लिखा था बेटा, है ना। बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना तो चैट बॉक्स पर थोड़ा सा कम ध्यान जाता है। जब मैं आपको पैड पर पढ़ाता था तो चैट बॉक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान होता था। गुड, इसमें वैल्यू रखो और बताओ f क्या आएगा बेटा। R1 R2 के साइन का ध्यान देना। हाँ, R1 प्लस लेना, R2 माइनस लेना है। R1 प्लस लेना है, R2 माइनस लेना है। कल्पना का आंसर आ रहा है -4। बेटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, माइनस नहीं होती। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं आएगा बेटा। दुर्गेश का आ रहा है +40। और टिल्लू का आ रहा है 13.3 यानी कि 40/3। हाँ, नम्रता का भी यही है, यही सही लग रहा है मुझे। प्रियंका का भी यही है, जतिंदर का भी यही है, जयपाल वगैरह। अब दमादम आ रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ रहा, बहुत सारे हो गए। तो बच्चों ये आएगा 1/f = 3/2 - 1/r1। R1 आपको पॉजिटिव लेना है, R2 आपको नेगेटिव लेना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3/2 - 1 1/2 1/10 प्लस 1/20। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। इस तरह से निकालते हैं। एक और करो। प्लेनो कॉन्केव लेंस
इसका म्यू है 3/2 और इसका फोकल लेंथ है -20। कितना है? -20 फोकल लेंथ दे दिया मैंने। आपको इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r बताना है कितना। दूसरा तो इनफाइनाइट है, पता है, वो अनंत है, इनफाइनाइट। इसका r बताओ कितना आएगा। कितना बता रहे हो बेटा? -10 +10 दोनों आंसर आ गए। ज्यादातर बच्चों ने दिया है -10। माइनस तो आएगा ही आएगा बेटा, ये तो नेगेटिव दिख ही रहा है ना, इधर एक सेंटर है इसका। तो बच्चों इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखो। हमें f दिया है -20, तो f की वैल्यू -20 रख दी वहां से। म्यू 3/2 -1 r1। बच्चों r1 मुझे निकालना है और r2 इनफाइनाइट है। बेटा पता है ना 1/∞ 0 होता है। यस सर। ये हो जाएगा -1/20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r1। तो r1 की वैल्यू -10 आ गई बेटा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों अब आगे सुनो, अगर लेंस को हम किसी मीडियम में ले जाएं, पानी में ले जाएं या किसी और जगह ले जाएं, तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, फोकस दूरी बदल जाती है किसी दूसरे मीडियम में ले जाने पर। तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये आएगा, देखो देखो देखो। यदि लेंस को किसी लिक्विड में डिप कर दें, इफ लेंस इज डिप्ड इनसाइड एनी लिक्विड, यदि लेंस को किसी द्रव में डुबो दें, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा ये म्यू लेंस अपॉन म्यू लिक्विड, लिक्विड को मीडियम लिख देता हूं, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। बच्चों ये है म्यू एल, एल मतलब लेंस, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक। एम, एम मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, जिस द्रव में इसको डुबोया है उसका अपवर्तनांक है ये म्यू एम। तो बच्चों ये फार्मूला चेंज हो गया। अब आप इस पर क्वेश्चन करो। सुनो बच्चों, एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसका म्यू 3/2 है, लेंस का खुद का, और उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। हवा में 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कब है? जब लेंस हवा में है, एयर में है। पानी में ले जाने पर फोकल लेंथ बताओ नहीं कितनी आएगी, और पानी का म्यू 4/3 होता है। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो, एक उत्तल लेंस का हवा में फोकल लेंथ, फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो पानी के अंदर ले जाने पर नई फोकस दूरी, नई फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? आराम से करो, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं है।
जतिंदर का आंसर है 80/9। जतिंदर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। टिल्लू 4 नहीं, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं बेटा। फोकल लेंथ कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। दुर्गेश तुम्हारा आंसर सही है, नम्रता सही है, मजा आया, अच्छे क्वेश्चन का। टिल्लू अब सही है, आरती, भाव्या, गुड। देखो बच्चा, पहले हवा में बात करते हैं, एयर में। एयर में आएगा 1/f। f कितना है 20। म्यू -1, म्यू कितना है 3/2 - 1, 1/r1 - 1/r2। बच्चों 3/2 - 1 1/2 होगा, 2 से 20 कटेगा 10 आएगा, तो 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू निकाल लो 1/10। ये आगे काम में लेंगे हम, ये बाद में काम आएगा, क्योंकि मैंने r1 r2 नहीं दिया ना आपको इस बार, तो r1 r2 ऐसे निकालना था। बच्चों अब पानी में बात करते हैं। पानी के अंदर जाने पर फार्मूला हम ये वाला काम में लेंगे। अब आएगा 1/f, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। लेंस का 3/2, मीडियम का 4/3 -1, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1। बच्चों 1/r1 - 1/r2 लिखना है, उसकी जगह 1/10 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर दो बस, चलो करो। सॉल्व करने पर 80 आ रहा है ना बच्चों? ये हो जाएगा 9/8 - 1, 9/8 - 1 1/8 आएगा, 8 × 10 80 हो जाएगा, तो f आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों हवा में जिस लेंस की फोकल लेंथ 20 थी, 20 थी, वो पानी में ले जाने पर बढ़ गई 80 हो गई। बच्चों थोड़ा सा लेंस के बारे में वर्किंग डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। लेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये बता दूं। फार्मूला हमने देख लिया, सुनो बच्चों लेंस काम कैसे करता है। देखो जैसे ये कोई उत्तल लेंस ले लिया मैंने, बच्चों मान लो यहां से कोई हमारी लाइट आ रही है पैरेलल। पहले क्या करता है, ये जो पहला वाला सतह है ना, फर्स्ट सरफेस, ये थोड़ा सा इसको अपवर्तित कर देता है, थोड़ा सा इसको बेंड कर देता है लाइट को। फिर दूसरा वाला सरफेस और बेंड कर देता है, लाइट इधर जाती है। बच्चों हम जानते हैं पैरेलल रे जहां जाकर मिलती है वो पॉइंट होता है फोकस, और सेंटर से इसका ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। एक बार फिर से सुन लो, समांतर किरण पुंज लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होता है वो बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु, और उसका सेंटर से डिस्टेंस, लेंस के सेंटर से डिस्टेंस फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाता है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बेटा लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती है वो पॉइंट फोकस पॉइंट कहलाता है, और ये डिस्टेंस सेंटर से फोकल लेंथ कहलाता है। ये हम सबको पता है। तो बच्चों दोनों सरफेस काम करते हैं। पहला वाला सरफेस थोड़ा बेंड करता है, दूसरा वाला सरफेस और बेंड कर देता है, तब लाइट इधर जाती है। अगर हम इसे पानी में ले जाएंगे ना, तो बच्चों इनके बेंड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये भी थोड़ा कम बेंड करेगा और वो भी कम बेंड करेगा, तो लाइट दूर जाकर
फिर मिलेगी, इसलिए उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। सुना मैंने क्या बोला मेरा बच्चा? यस सर। जब हम पानी ले जाएंगे तो बेटा पानी में ले जाने के बाद पहला सरफेस भी थोड़ा कम बेंड करेगा, दूसरा सरफेस भी कम बेंड करेगा, तो लाइट आगे जाकर कन्वर्ज होगी, इसलिए फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और पता है आपको, अगर लेंस का म्यू और मीडियम का म्यू बराबर ले लो, मान लो तुम है ना लेंस को किसी ऐसे मीडियम में, ऐसे लिक्विड में ले जाओ जिस लिक्विड का म्यू और लेंस का म्यू बराबर है। मान लो लेंस का म्यू 3/2 है, 3/2, और किसी द्रव में डुबो दिया और द्रव का म्यू भी 3/2 है, बताओ क्या होगा? पैरेलल जाएंगी रेस। अगर बच्चों ये दोनों बराबर हो गए ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, अपवर्तन ही नहीं होगा, ये समांतर किरण पुंज ऐसे निकल जाएगा बस। यानी कि इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई? जीरो नहीं, इनफाइनाइट। और देख फार्मूले में देख ले, वो फार्मूला मैंने मिटा दिया। अपना फार्मूला था ना 1/f म्यू l अपॉन म्यू m माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 था। सुनना, यहाँ 1/r1 माइनस 1/, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो 1 माइनस 1 0, और ये 1/f है। 1/f अगर 0 आ रहा है तो f कितना आएगा? इंफिनिटी। जीरो डिनोमिनेटर में लेके नहीं गया। तो बच्चों ये बात लिख लो, ये बात लिख लो। क्या लिखोगे? यदि लेंस का म्यू और लिक्विड का म्यू बराबर है, मीडियम माध्यम का, तो सीधी निकल जाएगी लाइट, f इनफाइनाइट हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तभी होता है जब दोनों मीडियम का म्यू अलग अलग होता है बेटा, वरना रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लिख लिया? यदि म्यू एल बराबर म्यू एम है, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक यदि समान है, तो फोकल लेंथ अनंत हो जाएगा, यानी कि समांतर किरण पुंज समांतर निकलेगा, बेंड नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, इधर लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं। बच्चों अगर उल्टा हो जाए, अगर मीडियम का म्यू लेंस के म्यू से ज्यादा हो जाए, मान लो लेंस का म्यू है 1.5 और माध्यम का है 1.6, तो बताओ क्या होगा? सर कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे, फोकस पे, उधर दूसरे मीडियम। लेंस कन्वर्ट हो जाए। फिर से बोलो, ये बच्चा क्या बोला? सही बोला, दोबारा बोलो। सर लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कॉनकेव हो जाएगा, अगर कॉन्वेक्स होगा तो बच्चों लेंस का नेचर बदल जाएगा, प्रकृति। उत्तल लेंस अवतल बन जाएगा और अवतल लेंस उत्तल बन जाएगा। जो लेंस हवा में कॉन्वेक्स है वो लिक्विड में ले जाने के बाद कॉनकेव बन जाएगा, और जो हवा में कॉनकेव है वो लिक्विड में ले जाने के बाद कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो साइन पलट जाएंगे ना, देखो वो फार्मूला वापस लिखा हूं, साइन पलट जाएंगे। म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पहले जो प्लस था, अब देखो अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये लेस देन 1 आएगा, एक से छोटा, और ये लेस देन 1 आएगा, एक से छोटा है और उसमें से एक माइनस करोगे तो ये ब्रैकेट माइनस हो जाएगा। तो बच्चों जो पहले प्लस था वो बाद में माइनस हो गया, जो पहले माइनस था वो बाद में प्लस हो गया। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा है, म्यू एम ग्रेटर देन म्यू एल, then convex lens will behave like concave and concave lens will behave like convex। हिंदी में लिख लो, यदि म्यू एम म्यू एल से बड़ा है तो द्रव में डुबोने पर
उत्तल लेंस अवतल की तरह काम करेगा और अवतल लेंस उत्तल की तरह काम करेगा। है ना बेटा? उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह काम करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। तो बच्चों अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे लेंस की कटिंग। अगर लेंस को काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, हर तरह से काट कूट कर काम चलाएंगे तो क्या होता है, फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है, या लेंस के बीच में छेद कर दें तो क्या होता है, ये सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज उस टॉपिक को स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। ठीक है आपको सर, लगातार डीपीपी मिल रहे हैं, ध्यान रहिए, हम भेज रहे हैं, आपको मिल रहे होंगे, करते रहो। जब डाउट क्लास लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको तो फोटो भेजना होता है बस, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय सर। गुड नाइट सर। सर चले गए यार। गुड नाइट, गुड नाइट, सो जा यार, सो जा। ऑल आउट, ऑल आउट।